जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब अपना डीवी काम में अच्छे से लग गए होंगे। अभी पिछले दिन में जो वीडियो बनाई गई थी उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया था कि डीवी में डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, डीवी की साइट ओपन करने के बाद स्क्रीन कैसी दिख रही है, उसमें आपको अच्छे से समझाया गया है। आज ये बताया गया है कि बहुत सारे कमेंट आए, 300 से ज़्यादा कमेंट आए थे कि ये प्रॉब्लम है। उन सब चीज़ को ऐड करके आज ये बताया जाएगा कि आपकी जो जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या है। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इतनी लॉन्ग वीडियो बनाई जा रही है, इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आप छोटा सा प्यार दिखाएं, कृपया करके जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग का साथ हमेशा बना रहे। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं आज पहले क्या हम लोग समझाना है। पहली बात समझाना है कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरते समय कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ अपलोड करने हैं, उसमें क्या गलतियाँ हो सकती हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि डॉक्यूमेंट्स में जो एरर हो गया उसको वेरीफाई कैसे करें, उसमें करेक्शन करने का ऑप्शन है कि नहीं है, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। पहला, क्या आपकी एक गलती नौकरी छीन सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि डीवी ये जो ऑनलाइन हो रहा है उसमें बहुत बहुत गलत हो रहा है हम लोग के साथ, क्योंकि एग्रीकल्चर में स्टूडेंट ऑलरेडी उतना ज़्यादा डीवी सीवी कराते नहीं हैं। एक दो डीवी के लिए उनको मौका मिलता है, वैकेंसी कम आ रही है। उसके बाद भी गवर्नमेंट ने इतना घटिया काम किया है। बड़ी बड़ी वैकेंसियों की आप डीवी तो ऑफलाइन करा लेते हो, और एजीटीए से छोटी सी वैकेंसी के लिए डीवी आप ऑनलाइन करा रहे हो। अब बच्चे परेशान हैं कि इसमें यह नाम गलत हो जा रहा है, वह फार्म गलती हो जा रहा है। मतलब सरकार ने बहुत बहुत घटिया काम किया है कि उनको सब जो भी ट्रायल करना है वो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के साथ ही करना है। पहले पेट के थ्रू एजीटीए करा दिए, पेपर का सिलेबस चेंज कर दिए, फिर पेपर कराएं तो इतना घटिया पेपर कराएं, क्वेश्चन का लेवल नहीं समझ में आया, और अब उनका पेट नहीं भरा, शांति नहीं मिली, तो अब एक और घटिया काम कर दिया, हम लोग के साथ ऑनलाइन डीवी करा रहे हैं। इससे क्या फायदा हो रहा है मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। कमेंट किसी भी टीचर की वीडियो पर जाके देख लीजिए, आप कोई भी टीचर होगा आप देख लीजिए, उसमें 200 से 300 कमेंट न भरे हो तो मुझसे आप पूछिएगा। इतना ज़्यादा बच्चा परेशान है कि सर कहाँ क्या भरा जाए, कहाँ क्या लगाया जाए। हर बच्चा परेशान है, कोई नहीं ऐसा है जिसका 100% डॉक्यूमेंट सही है। मतलब एकदम परेशान हो गया, इरिटेट हो गया है। चलिए अच्छा समझते हैं। देखिए, कई छात्र सिर्फ गलत पीडीएफ या धुंधली फोटो अपलोड करने की वजह से बाहर हो जाते हैं। बहुत सही बात है। जैसे मान लो आपने पीडीएफ अपलोड किया, उसमें ध्यान नहीं दिया, पीडीएफ में कोई स्कैन करते समय कोई डाटा छूट गया है या कुछ ब्लर हो गया, आपने सही से पढ़ा नहीं, अपलोड कर दिया। अब ऑनलाइन डीबी हो रही है तो उसमें तुरंत स्कैन करेगा, तुरंत उसमें डाटा उसको नहीं मिलेगा, आपका वेरिफिकेशन रद्द कर देगा। अब यही जब मैनुअल होता था तो कम से कम मैनुअल होते समय आराम से जो भी सामने टीचर तो क्वेश्चन पूछता था कि अच्छा आप यहाँ कर रहे हैं, हाँ हाँ यहाँ करिए। न जाने कितने बच्चे, इसमें 99% बच्चे होंगे जो पहली बार डीबी करा रहे हैं, उन्हें नहीं समझ में आता डीबी कैसे होती है, वो इससे परेशान है बेचारे। क्या कहा जाए। देखो, सबसे बड़ी बात है कि जल्दबाजी मत करो। ठीक है, आपके पास पूरा 1 महीना है। अभी तक मैंने कमेंट में 4-5 बच्चों को कहा, उन्होंने ये समस्या बताई, तो हमने कहा कि वेट कर लो, बहुत समय है, 2-3 दिन वेट कर लो, अपने डॉक्यूमेंट को, अपने डाटा को सही कर लो, सब कुछ सही होने के बाद फिर डीबी कराना। जल्दबाजी क्यों है? 6 को पोर्टल खुला है, आप चाह रहे हो कि मैं 7 को भर के बैठ जाऊँ। जल्दबाजी मत करो। देखो, डीबी है, इसमें कोई जल्दबाजी मत करो। ठीक है, आपके पास 4 सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? निवास, जाति, एफिडेविट और मार्कशीट, और यही चारे समस्या है। देखो, सबको समझ आ रहा है। निवास पहले नहीं फिल किया गया था, जनरल में फिल किया जाए नहीं किया जाए, जाति में क्या फिल किया जाए। ठीक है, तो जो निवास की प्रॉब्लम है, जाति की प्रॉब्लम है, एफिडेविट की प्रॉब्लम है, मार्कशीट की प्रॉब्लम है, 1 बाय 1 स्टेप में बताता हूँ। आप ध्यान सुनते जाइएगा, वीडियो लास्ट देखिए, स्पीड मत करिएगा, लेडी स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, तो समझिए धीरे धीरे कि क्या चीज़ पर क्या करना है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। सबसे बड़ी बात है, इस सुकून से पहले तो परेशान होना बंद करो, एकदम डिस्टर्ब मत हो। और दूसरी बात है कि कोशिश करो यार, कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज मत करो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे काम रहते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। डेली 100 से 120 क्वेश्चन का क्विज कराना होता है बच्चों को, अलग अलग चैनल्स हैं, उसके बाद पढ़ाना होता है, फिर आपके यूट्यूब वीडियो के कमेंट के उत्तर देने होते हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया, सर आप डरा रहे हैं या फिर आप कमेंट का रिप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चे मेरे, ये इतना समझो कि एक दिन में अगर एक टीचर को यह कह दो कि सर आप 300-400 कमेंट का रिप्लाई करो, आप सर 200 से 200 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट कराओ, उसके बाद यूट्यूब पे क्लास भी कराओ, आप यकीन मानो वह व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, थक जाता है। इसीलिए आप ऐसा मत सोचिए। हम बहुत कोशिश करते हैं कि एक एक कमेंट का आप देखो, एक एक कमेंट का मैं आंसर देता हूँ, 4 बार 5 बार, जितनी बार आप पूछते हो मैं उत्तर देता हूँ। आप बस प्यार बनाए रहिए, सब्सक्राइब करिए, साथ बनाए रहिए, मैं पूरी तरह से आपके साथ खड़ा हूँ। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। पहली बात है कि फार्म वाला डेटा आपका, जैसे गीता कुरान एक कमेंट लोग कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म 32 में जो जानकारी दी थी आपके वर्तमान डॉक्यूमेंट उससे मैच होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात है कि नए डॉक्यूमेंट लाकर एक्स्ट्रा हुसैन मत दिखाइए, दूसरी बात। तीसरी बात है, डिजी लॉकर भरोसे न रहे, फिजिकल डीबी के लिए आपको मूल प्रमाण पत्र की आवश्यकता अंतिम में जरूरी है। अब ये डिजी लॉकर वाला क्या मैटर मैं समझाता हूँ।
बहुत लोगों ने क्या किया कि जो डिग्री है, जो मार्कशीट तो मिल गई, जो प्राइवेट कॉलेज से बच्चे पढ़े हैं उनकी मार्कशीट तो मिल गई, उन्होंने डिग्री क्या किया, जो डिजी लॉकर से मिला है उसको डाउनलोड करके उसको अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको समझा दूं कि वह मान्य होता है, एलिजिबल है, गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग डिजी लॉकर का हर एक डॉक्यूमेंट एकदम 100% मान्य है। लेकिन यह डिग्री की बात है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है। जब आयोग ने यह नहीं कहा कि डिजी लॉकर का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं तो आप होशियारी मत करिए, आप 5 दिन रुक जाइए। किसी भी यूनिवर्सिटी का जो डिग्री है वह 1 से 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर मिल जाता है। आप जाएं, पैसा वहाँ जो कटता है फीस कटाएं, नोटरी जमा करें और तुरंत अपना डिग्री लेकर आएँ। होशियारी मत करिए, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट बिल्कुल मत अपलोड करिए। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट का मतलब समझो, जैसे मान के चलो जब तुम फॉर्म फिल कर रहे थे उस समय तुमने जो जाति अपलोड की थी, अब तुमने उसके बाद कोई नई जाति बनवा ली, उसको अपलोड कर दो, यह कमेंट पूछ रहे हो, तो बिल्कुल नहीं किया जाता भाई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब पहले क्या होता है यह समझो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यह कहता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट फॉर्म फिल करते समय लगाया है वह डॉक्यूमेंट अभी भी आपके पास होने चाहिए, उसी से क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। हाँ, अगर उस समय आपने कोई डॉक्यूमेंट में गलत लगा दिया है, उस डॉक्यूमेंट की जगह पे आप दूसरे के डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे, वही डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। एफिडेविट में यह लिखेंगे कि हमने डॉक्यूमेंट का करेक्शन करा दिया है, अब आप इस करेक्शन वाले डॉक्यूमेंट से में ये लिख दिया है, अब इसको मान्य करिए। इस तरह से किया जाता है। और अगर नई डॉक्यूमेंट अपलोड करना, जैसे मान चलो कि मार्कशीट में आपने नंबर गलत भर दिया, तो नई मार्कशीट तो बनी नहीं होगी, तो अब पुरानी मार्कशीट भरते समय एफिडेविट लगाएं। अगर आपने जाति में कोई गलती कर दी, जैसे किसी कास्ट में जो सर्टिफिकेट नंबर है वहाँ पर आपने गलत डाल दिया, तो जाति का फिर जो जिसमें सर्टिफिकेट नंबर आपका सही लिखा है वो जाति अपलोड करें और उसके बाद एफिडेविट में यह लिखें कि हमारी जाति में यह नंबर गलत था, हमने इसके जगह पे यह नंबर होना चाहिए। ठीक है, एफिडेविट का मतलब होता है कि आप यह सरकार को बताएं, आयोग को यह बताएं कि हमारी गलती क्या है। एफिडेविट जो बनती है, जो नोटरी बनती है, उसका यह मतलब होता है। सेकंड प्रॉब्लम, जो एनओसी वाले भाई बंधु हैं उनको आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, तो पहले क्या समझो, फॉर्म भरते समय जो जानकारी दी हो उसी का यूज करना, उसी का मैच होगा। डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा एक भी अपलोड मत करना, एक भी डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा अपलोड करोगे चले जाओगे। तीसरी बात है, डिजी लॉकर के भरोसे मत रहो मालिक। डिजी लॉकर अपनी जगह है, आयोग का काम अपनी जगह है। ऐसे भी यूपी पॉलिसी किस तरह का खेल खेलता है आपको सबको पता है। 1.5 साल से वैकेंसी लटकाई हुई है। अभी आप सोच रहे हो कि डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट डाल के फिर लटकना है, लटकते रहिए, आपकी मर्जी है मित्र। ठीक है, चलिए जाति की बात देखते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट का। देखो ओबीसी एससी एसटी का जाति का जो आवेदन, देखो पहली बात समझो, ओबीसी एससी एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो कितने साल पुराना है यह मायने नहीं रखता है। मान के चलो 2 साल 3 साल 5 साल पुराना होगा, यह मतलब नहीं रखता है। लेकिन यह जरूर मतलब रखता है कि 31 मई 2024 से पहले का होना चाहिए। समझे शेर, अगर 31 मई 2024 के बाद का अगर तुमने ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाया है तो गलती से अपलोड मत करना, जनरल से फाइट करोगे अगर नंबर अच्छा रहेगा तो। अगर उसके बाद का अपलोड करोगे तो डेट मिसमैच करेगा, आपका वेरिफिकेशन रद्द कर देगा, तो पता नहीं जनरल से काउंट करेगा या फिर वेरिफिकेशन रद्द कर देगा। अब ये देखो संशय में पड़ जाओगे, मेरी बात समझ रहे हो ना। और अगर ऐसा करोगे तो भाई एफिडेविट लगाना, लेकिन एफिडेविट मान्य नहीं होता है। डेट के बाद का डॉक्यूमेंट का एफिडेविट मान्य करना बहुत मुश्किल है, यह तो मुझे कोई आइडिया नहीं इसका। अंतिम तिथि के बाद का बना हुआ कोई भी जो प्रमाण पत्र होता है वो मान्य नहीं होता। यहाँ तक कि अगर आपने सर्टिफिकेट, आपका जो है डिग्री जो आपका है, अगर आपका सर्टिफिकेट डेट से पहले का गया था तो आप उसको यूज करो। डिग्री बाद में आई उससे मतलब नहीं होता है। सर्टिफिकेट कौन वाला, जिसमें लास्ट वाली सर्टिफिकेट जो 4th ईयर की होगी, फाइनल ईयर की होगी, जिसमें आपका ईयर कंप्लीट हो कि आप पास हो चुके हो, वो वाली सर्टिफिकेट आप लगाना है। और जो आपकी डिग्री है वो बाद में आती है, उसकी दिक्कत नहीं है, तो सर्टिफिकेट का इशू डेट यूज करना। जैसे मान के चलो कि कुछ लोग अभी डिग्री उनका 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद आया था, तो ऐसा नहीं कि 31 मई 2024 के बाद की डिग्री आई है तो वह डेट अपलोड करोगे, फिर मिसमैच कर जाएगा, वेरिफिकेशन कैंसिल हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। डेट मिसमैच नहीं होना चाहिए। 31 मई 2024 के बाद बिल्कुल काम नहीं होना चाहिए। कैलेंडर बनाया तो अच्छा ना, इसका मतलब समझ रहे हो ना। 31 मई से पहले का डेट रहेगा चलेगा, 31 मई 2024 के बाद का डेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला समझो, अगर फॉर्म भरते समय सेंट्रल का लगाया था तो वह सही तो वही अपलोड करो, साथ में स्टेट का भी लगा दो। देखो स्टेट का अगर नहीं भी लगाओगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ आप ध्यान रखो, कुछ ऐसे कास्ट होते हैं कि जो सेंट्रल और स्टेट में अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो ओबीसी में बहुत सारे बच्चे कुर्मी कास्ट होंगे, तो जो यूपी के ओबीसी हैं वह सेंट्रल में भी ओबीसी में ही आते हैं। लेकिन जो वर्मा कास्ट के हैं, ठीक है, वर्मा कास्ट वाले ध्यान रखो, कुछ वर्मा कास्ट के टाइटल के जो बच्चे हैं वह ओबीसी में भी आते हैं और कुछ एससी में भी आते हैं। तो जगह अगर आप वर्मा में जरूर हो, लेकिन अगर आपके कास्ट में ये डिफरेंट है कि आप अलग अलग स्टेट में अलग अलग आते हो, तो इसके लिए तब आपको सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट मान्य नहीं की जाएगी, तब आपको स्टेट का सर्टिफिकेट लगाना होगा। अब क्या करोगे इस मैटर में, तब एफिडेविट लगा के ये क्लेरिफाई करोगे
कि नहीं आप ओबीसी और ओबीसी में ही आते हो, आप एससी या फिर जनरल ऐसे कुछ में नहीं आते हो। अपने क्लैरिफिकेशन को तब लगाना पड़ेगा। बहुत बच्चों ने सेंट्रल का यूज किया है, लेकिन उनको नहीं करना चाहिए था। अगर आप स्टेट की वैकेंसी फिल कर रहे हो तो आपको सेंट्रल की वैकेंसी फिल करने का कोई मतलब नहीं होता है। फिर भी फिल कर दियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहूँ ना। इसका मतलब ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप सेंट्रल का फिल कर दियो, जैसे कुर्मी हो, यादव हो, तो जनरल मतलब कि स्टेट और सेंट्रल दोनों में यादव और कुर्मी, ये जो कास्ट वाले भाई लोग हैं, ये दोनों जगह ओबीसी में ही आते हैं। तो सेंट्रल का लग गया तभी कोई दिक्कत नहीं है, आप डरो मत इसको लेके, ठीक है। चलो अब एक बात और समझो, निवास प्रमाण पत्र का। भाई बहुत बहुत ज़्यादा डाउट पड़ा आप लोग का कि निवास का, पहले समझो निवास क्या होता है। निवास प्रमाण पत्र यह बताता है कि आपका परमानेंट एड्रेस यूपी में है, यही ना बताता है। तो आपका निवास प्रमाण पत्र यूपी में अगर है तो भाई वो कितना पुराना कोई मतलब नहीं है, नया से कोई मतलब नहीं है, समझो। निवास प्रमाण पत्र की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है जब तक आपका पता न बदले। अगर आपने परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, परमानेंट एड्रेस को अगर आपने चेंज किया हुआ है तब के लिए निवास प्रमाण पत्र की जो वैलिडिटी होती है वो फिर चेंज होती है। फार्म में यूपी अगर कर रहे हो, ठीक है, अगर यस किए हो तो फिर कोई मतलब नहीं है, 22 का हो, 23 का हो, 24 का हो, कोई लगाओ, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कट ऑफ डेट से पहले का है उसे रखो, चाहे वो नए वाले को उसी पीडीएफ में मर्ज कर दो, ठीक है। देखो अगर कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट नया बनवा दिया है तो अगर आपकी मर्जी है, जो आप पीडीएफ बना रहे हो पुराने वाले को ऊपर रखना, फिर उसके नीचे नए वाले को रख के मर्ज करके लगा देना, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर मेरी हिसाब से मांगोगे, देखो मैं दोनों बात कह रहा हूँ, हर बार कह रहा हूँ, अगर आपका मन नहीं मानता है किसी जगह एफिडेविट लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर नाम की स्पेलिंग मिसमैच है तो एफिडेविट लगानी पड़ेगी, नाम में एक गैप आ गया है तो इस एफिडेविट की समस्या नहीं होती है। फिर भी आपका मन है तो आप एफिडेविट लगाइए, आपकी मर्जी, मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एज अ टीचर, एज अ मेंटोर आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, एडवाइस कर सकता हूँ, बट आपको मैं स्टॉप नहीं कर सकता हूँ। ओके, दैट्स माई ओन ड्यूटी। बस मेरी यही ड्यूटी है कि आपको समझाना, आपको बताना, आपको सही मार्ग दिखाना। बिल्कुल मेरी ये ड्यूटी नहीं है कि मैं आपको रोकूं, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएट हो, आप लोग एक अच्छे एज में बच्चे हो। यह नहीं कि मैं आपको ये कहूँ नहीं नहीं रुक जाओ, ये काम मत करो, नहीं नहीं, मैं आपको समझा सकता हूँ कि ये काम कैसे करो, समझ गए। तो इसलिए मुझे इससे क्रिटिसाइज मत करो कि सर आपने मना किया। मैं बिल्कुल किसी चीज़ मना नहीं करता हूँ, आपका मन है एफिडेविट लगाइए, आपकी मर्जी है। मेरा काम है समझाने के लिए कि एफिडेविट कहाँ पर क्या जरूरत है। गलत एफिडेविट लगाओगे तो हो सकता है वेरिफिकेशन रद्द कर दी जाए, इसलिए मैं मना करता हूँ, ठीक है। डोमिसाइल का मतलब समझ गए। डोमिसाइल का मतलब देखो लाइफ टाइम होता है। आपका डोमिसाइल 10 साल पुराना बना हुआ है, कोई मतलब नहीं है, उसको खोजिए और उसको अपलोड कर दीजिए। जन सेवा केंद्र जाइए, अगर आपके पास खो गया हो, जन सेवा केंद्र जाइए, अपने लेखपाल के पास जाइए, उन सबके पोर्टल होते हैं, वहाँ से आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, मतलब जाति हो गया, निवास हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, सारा चीज़ अब ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन होने की वजह से सारा डॉक्यूमेंट ऑनलाइन पर एक कॉपी होती है, वहाँ से आप ऑनलाइन अपना निकलवा लीजिए। न्यू निकलवाइएगा और न्यू को ही स्कैन करिएगा, उसी को ही अपलोड करिएगा। उसमें इशू डेट पहले का ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मतलब कि 31 मई 2024 से पहले का सारा डॉक्यूमेंट आप अपना रखो, बस। चलो आगे देखता हूँ। अब समझो मार्कशीट और डिग्री एक पीडीएफ में कैसे डालें, ध्यान समझना, समझो। पहले तो 10 और 12 की जो अगर मार्कशीट में सर्टिफिकेट अलग, तुम्हारा अलग अलग है। जो 2012 और 14 तक से बच्चे हैं उन सबका तो एक ही आता है, उनका अलग अलग नहीं आता है। आप लोग परेशान मत होइए। वह सभी भाई बंधु जो 2008, 6, 10 ये सब वाले होंगे तो उनके लिए पहले क्या होता था कि उनका सर्टिफिकेट, जो उनका सर्टिफिकेट होता था और उनकी जो मार्कशीट होती थी वो अलग लगाती थी। तो आप लोग मर्ज करिएगा। मर्ज करते समय क्या करिएगा, आप लोग जो मार्कशीट होगी उसको ऊपर रखिएगा, उसके नीचे सर्टिफिकेट रखिएगा। इस तरह से मर्ज करके बना के अपलोड करिएगा, ठीक है। दूसरा समझो, जो ईयरली वाले होंगे उनका 4 साल का मार्कशीट होगा, 1 डिग्री होगा, मतलब कुल कितना कितना हुआ, 5 हुआ। एक बात ध्यान देना कि जो कोरोना में, मतलब कोरोना की वजह से जिनका क्लास मर्ज हुआ है तो उनको 3 ही सर्टिफिकेट मिला होगा, क्योंकि उसने क्या किया है कि एक ही मतलब एक ही डिग्री पे 2 साल लिख दिया था, 3rd ईयर 4th ईयर वाला, किसी का 2nd ईयर 3rd ईयर वाला। तो अगर कुछ ऐसा इशू हुआ होगा तो आपके पास 3 मार्कशीट होगी और 1 डिग्री होगी। आप सब लोग ध्यान रखना कि आप सब लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट डिग्री है, जो ग्रेजुएशन वाले डिग्री है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो उसको सबसे ऊपर रखना, समझ रहे हो। सबसे ऊपर आप डिग्री रखोगे, उसके नीचे मार्कशीट रखोगे। मार्कशीट कैसे रखोगे, 4th ईयर, 3rd ईयर, 2nd ईयर, 1st ईयर, समझ रहे हो। ये सीक्वेंस बना के अपना रखना, ठीक है। सेमेस्टर वाले जो होंगे उनका 8 सेमेस्टर होगा, 1 डिग्री होगी, उनका कुल 9 डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। सेमेस्टर वाले 8, उनका 8 सेमेस्टर के होगा, एक एक उनका डिग्री होगा, उनका 9 होगा, ठीक है। तो फाइनल ईयर और सेमेस्टर सबसे ऊपर रखना, ठीक है। जैसे समझ रहे हो मेरी बात क्या समझा रहा हूँ। जैसे मान के चलो पहले डिग्री रखा आपने, ठीक है, आपने पहले डिग्री रखा, उसके बाद अपने सेमेस्टर के अलग अलग रखे,
इस तरह से रखना, एक सीक्वेंस में रखना, मतलब ऊपर से डिस्केंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते हुए क्रम में रखना। ठीक है, समझ गए? चलो आगे देखते हैं। गलती और एफिडेविट। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ था? एफिडेविट का। समझो, कोई छोटी गलती है, माइनर गलती है, टेंशन मत लो। सीजीपीए या परसेंटेज में हल्की फुल गलती हो गई है, उसका टेंशन मत लो। डेट में थोड़ा अंतर है, तब भी कोई टेंशन नहीं वाली बात नहीं है। इस तरह के लिए एफिडेविट 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 मत परेशान हो, इतना एफिडेविट मत लगाओ मेरे भाई कि तुम्हारा वेरिफिकेशन ही रद्द कर दे। तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, एफिडेविट के लिए ध्यान से पढ़ो। मैंने पहले जिस दिन आया था तुम्हारा नोटिफिकेशन, मैंने उस दिन वीडियो अपलोड किया था, उस दिन देखना, मैंने पहले ही बताया था एफिडेविट मान्य नहीं किया जाएगा अगर कोई गलती होगी। और उसने ही बोला कि एफिडेविट लगाने के बाद भी उसका जो विचार रहेगा वो आयोग के पास रहेगा। आयोग चाहे तो एक्सेप्ट करे, आयोग चाहे तो रिजेक्ट करे, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो क्यों एफिडेविट बहुत लगाने चक्कर में पड़ रहे हो? क्या पता एफिडेविट चक्कर में तुम्हारा रिजेक्ट कर दे तो बैठ के छाती पीटते रह जाओगे। ऐसे काम मत करो ना एफिडेविट चक्कर में। दूसरा, मेजर गलती है जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, डीओबी, ठीक है, तो यह सब दो तीन मेजर गलतियां हैं, तो इसके लिए कंबाइंड एफिडेविट बनवाओ। ठीक है, एक कंबाइंड एफिडेविट बनाओ। उस कंबाइंड एफिडेविट में मतलब एक ही एफिडेविट बनाओ, उसमें सारे अपने इश्यू लिखवा दो कि जैसे पापा का नाम में मिस मैच है हाई स्कूल के डिग्री में, मेरे आधार कार्ड में नाम में मिस मैच है, और मेरे जैसे कि डीओबी में मिस मैच है, जो भी है उसका सारा एफिडेविट एक ही बनवाओ, एक कंबाइंड ही बनवाना, यानी कि अलग अलग एफिडेविट बनवा के मर्ज करें फिर अपलोड करें। एक ही बनवाना, सब उसमें नोटरी करवा के लिखवा देना, स्टैम्प करवा देना, फिर उसको स्कैन कर देना। एफिडेविट अपलोड करने से पहले कॉलम खुला होगा जहाँ पर आपको यह लिखना है कि आपकी गलती क्या क्या है, तो उसमें यह लिख देना क्या गलती है, उसके बाद अपने एफिडेविट को अपलोड कर देना। मैं उम्मीद है समझ गए होंगे। फिर भी नहीं समझ में, कमेंट बॉक्स ओपन है, पूछ लेना एफिडेविट कहाँ और कैसे अपलोड करें, इसको समझो। ठीक है, 10वें नंबर पर जाओगे तो अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है पोर्टल नंबर 10 पे। यहाँ पर आपको एफिडेविट अपलोड करना है। एफिडेविट में स्पष्टीकरण में साफ साफ लिखना है कि क्या समस्या है। ठीक है, आपको एफिडेविट क्यों लगाना पड़ा, मतलब कि डेट ऑफ बर्थ गलती इसलिए लगाना पड़ा, पापा का नाम में गलती से लगाना पड़ा, आपका एड्रेस चेंज हो इसलिए लगाना पड़ा, या जो भी इशू है कि आपने एफिडेविट क्यों लगाया है, जो मेन हेडिंग होगी उसको यहाँ पर लिख देना। चलो आगे देखते हैं, समझो स्कैनिंग का सही तरीका और मोबाइल। देखो, पहली बात इतना मैं बताऊं ना कि जो एकदम आशकती और अलगजा जैसे लड़के होते हैं ना, उनके लिए डीवी कराया नहीं जा रहा है। आप लोग जॉब ही नहीं लेने लायक हो। ठीक है, जो मतलब कि मोबाइल से करना चाह रहे हैं अभी भी ना, कि हम फार्म मोबाइल से भर लेते हैं, सारा काम मोबाइल से कर लेते हैं, तो डीवी मोबाइल से कर लें। अलगज रहे हो, चुपचाप उठो घर से, जाओ जाके साइबर कैफे से भरवाओ। वो एक्सपर्ट होते हैं और हर काम को स्कैनिंग से लेकर अच्छे से करेंगे। अलगजरा वाला काम मत करो, मोबाइल में स्कैनिंग ऐप डाउनलोड कर लेंगे, स्कैन कर लेंगे, अपलोड कर देंगे। अरे भाई 100 रुपया के लिए ज़िंदगी मत खराब करो अपनी। चुपचाप जाके साइबर कैफे से भरवाओ, एकदम अलगजरा मत बन जाओ घर में बैठे बैठे। समझ गए मेरी बात? ठीक है, डॉक्यूमेंट को मोबाइल और फ़ोन से खींच कर अपलोड मत करो। और अगर देख रहे हो वीडियो यार, तो भाई कम से कम सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तो मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ेगा कि हाँ मेहनत कर रहे हैं आप लोग को, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो सब्सक्राइब तो करो यार दोस्तों। ठीक है, डॉक्यूमेंट को मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो खींच के अपलोड करने की गलती बिल्कुल मत करना, वो बहुत अलग क्वालिटी होती है। बिना स्कैन करने गलती मत करना। प्रिंटर पे जाओ, वो स्कैनर जो होती है वो हाई क्वालिटी स्कैन करती है, एक एक चीज़ को स्कैन कर लेती है। ठीक है, 8 से 9 मार्कशीट मर्ज करना है तो क्वालिटी गिर जाएगी अगर स्कैन बिना रहेगा तो, इसीलिए कह रहा हूँ ऐसी गलती मत करना। जब 8-9 तुम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो ना, 8-9 डॉक्यूमेंट ऐसे अपलोड करोगे ना, तो इतनी बड़ी फाइल हो जाएगी, तो तुम उसको 2 MB में करना, तो उसकी जो रेट उसको गिराओगे, उसकी जो प्रीमियम क्वालिटी गिराओगे, तो स्कैन नहीं रहेगा तो पढ़ ही नहीं पाएगा कोई उसको। इसलिए ऐसी गलती मत करना। चलो अगला समझो, नौकरी और कोर्ट केस के बारे में। एक भाई ने फ़ोन किया था कि भाई ये सर मेरे बगल वालों ने मेरे कोर्ट केस लगा दिया है तो हम क्या करें। और कई सारे मैसेज कमेंट में भी थे कि कोई ग्रुप डी में काम कर रहा है, कोई का यूपी पुलिस में हो गया है, कोई 12-62 वाले जो जूनियर असिस्टेंट उसमें हो गया है। आप सब लोग ध्यान समझिए, प्राइवेट जॉब कर रहे हो या संविदा पे जॉब कर रहे हो तो डिटेल देने की जरूरत नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी का मतलब नहीं होता है। तुम जॉब करो मत जॉब करो, वहाँ पर कोई भी तुम्हारा प्राइवेट मतलब नहीं है, तुम वहाँ पर नो ही रहने देना। दूसरा, अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो और फार्म में अगर यस किए हो तब तुम्हें एनओसी का ऑप्शन मिलेगा। समझ गए मेरी बात? अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो फिर यस करोगे तुम्हें एनओसी का ऑप्शन मिलेगा। और कोई कोर्ट केस चल रहा है, जैसे मान के चलो कि देखो मेरी बात समझो, कोर्ट केस में क्या होता है तुम्हें एक बात समझाता हूँ। अनटिल प्रूवन गिल्टी, कोर्ट का रूल है, जब तक तुम गिल्टी प्रूव नहीं होते हो तब तक तुम दोषी नहीं पाए जाते हो, तब तक तुम गलत नहीं हो। इसका मतलब कि कोई कोर्ट केस चल रहा है
तो बिल्कुल भी नो मत करना, यस कर देना, उसमें अपने कोर्ट केस का नंबर और अपना डिटेल भर देना। नो करोगे बाद में फंस जाओगे, तुम्हें डिबार कर दिया जाएगा, कभी यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम नहीं दे पाओगे। देखो अगर कोई झड़प होती है, मारपीट होता है तो ये फौजदारी केस में आता है। यह केस थोड़ा दिन चलता है, खत्म हो जाता है, कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए झूठ मूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। सारे आजकल केस ऑनलाइन चलते हैं, तुम्हारा डाटा स्कैन होगा, ऑनलाइन होगा, मैच करा जाएगा, पकड़े जाओगे, पीटे जाओगे। मतलब पीटे जाने का मतलब है निकाल दिए जाओगे, ठीक है। तो गलती ऐसा मत करो, मेरी बात समझ गए। अगर कोई केस चल रहा है तो डाल देना। एनओसी वाले भाई, अगर तुम जॉब कर रहे हो, अच्छी जॉब कर रहे हो, तो डीवी स्किप कर दो मेरे हिसाब से। फिर भी अगर तुम्हें यह कराना है तो एनओसी यस कर देना, और एनओसी अपने अपने ऑफिस से एनओसी बनवा के एनओसी अपलोड कर देना, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। ऑनेस्टी करो, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। चलो अब एक समरी देखते हैं कि क्या क्या मैं तुमको समझाऊँ। क्या निमाड़ प्रमाण पत्र में कोई एक्सपायरी डेट होती है? नहीं। एफिडेविट पोर्टल किस नंबर पे है? 10 नंबर पे जाओगे, वहाँ एफिडेविट लगा है। अगर 8 सेमेस्टर की मार्कशीट में पीडीएफ सबसे ऊपर कौन सा रखा जाए? फाइनल ईयर का, और उसके ऊपर रखा जाएगा डिग्री, उसके बाद 8वां फाइनल ईयर, उसके नीचे सब रखना सीक्वेंस में। समझ गए? चलो अब सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट बात सुनो, जल्दबाजी मत करो, 1 महीना है, धीरे धीरे काम करो। डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म का डेट मैच कराना, सब कुछ डेट मैच करा के लिखना। अपना जो तुम्हारा जो भी 31 मई 2024 से पहले का डॉक्यूमेंट है वही अपलोड करना, बाद का अपलोड करोगे फर्जी माने जाओगे। जाके अच्छे स्कैनर से स्कैन करा के सारा डॉक्यूमेंट भरना, ठीक है। और कोई भी मान के चलो, और कोई भी डाउट तुमको होगा तो तुम्हारे लिए टेलीग्राम एग्री लर्निंग पॉइंट टेलीग्राम ज्वाइन करो। वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा तुमको, इसमें वहाँ जाके अपने सारे समस्या बता सकते हो, ठीक है। और एक काम और करो, छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सब्सक्राइब करोगे, आपका प्यार हमें मिलेगा, हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा कि आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाए। मिलते हैं तो नेक्स्ट क्लास में। कोई समस्या कमेंट बॉक्स ओपन है। धन्यवाद।